हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये 27 दिसंबर 2024 हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, जिसमें हम 100% ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को बताइए, हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी दिया था जिसमें हमने 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको कवर करवाए थे। क्लियर है? तो इसी तरह हम आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो है ये बिल्कुल कवर करवाते हैं। बिल्कुल ट्रस्टेड जो क्वेश्चंस है वही हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करें। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका थर्ड शिफ्ट में, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024, है ना। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है भारतीय महिला टीम ने जीता है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 2024 में अपना पहला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप खिताब जीता है और पीवी सिंधु ने भी अपना सिंगल्स मैच जीता है। तो भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है जीत लिया है। तो ये तारीख भी याद रखिएगा, कब जीता है? 18 फरवरी 2024 को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले बता दें आपको, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा एसएससी जीडी और भी हमारी अवेलेबल है, एमपीएससी वगैरह की, तो इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ट है। चलिए, ये नंबर है, डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, सुपर कंप्यूटर प्रधानमंत्री ने कहाँ से लॉन्च किया? इस तरह से देखिए, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना था, हमने आपको कवर करवाया था। 3 जगह पर ये बेसिकली क्या गया है ना। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट इसका फॉर्मेट इस तरह से था या कुछ और था, ये कहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके से ही बताया है ना। तो ये जो है पुणे में जाने वाले थे, यानी कि पुणे से इसको लॉन्च करने वाले थे ये, पर यहाँ पर कुछ इश्यूज हुआ था। देखिए, हालांकि जो है मोदी ने शुरू में लॉन्च के लिए पुणे जाने की योजना बनाई थी, लेकिन शहर में भारी बारिश के कारण उन्हें जो है अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मेट्रो ट्रेन लाइन को हरी झंडी दिखाने और 22,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करना था। तो ये चीज़ें करनी थी, पर वो नहीं जा पाए थे, रद्द करना पड़ा था उसको। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैंक डाल दिया, क्योंकि ऑप्शंस अब डिपेंड करता है कि क्या आपको मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए हैं। कहाँ से किए? इन्होंने वर्चुअली किए, तो हो सकता है ये वर्चुअली भी आपका ऑप्शन में दे रखा हो, जिसमें वंचितों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम को 130 करोड़ रुपए की लागत से पुणे, दिल्ली, कोलकाता में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है ना। और ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इन्होंने जो है अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, पुणे जाने की इन्होंने योजना बनाई थी, तो है ना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है आपका, वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कन्वेक्स मिरर, है ना। वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है और इससे पीछे के से आने वाले जो वाहन है उनको आसानी से देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण में दूर की वस्तुओं की एक धीमी, आभासी, पूर्ण आकार की छोटी छवि बनती है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र जो है ये बेसिकली बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का एक मास m एंड एक मास mh एंड डिस्टेंस जो है ये dh, तो फोर्स क्या होगा? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान m और m है तो उनके बीच की दूरी d होगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका सूत्र होगा F बराबर G इंटू एम इंटू एफ बटा d2, है ना। तो ये इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पर F जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और G जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना, और M जो है दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है, और D जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है?
तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक कार्बनिक यौगिक होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक कार्बनिक यौगिक ये होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक बना कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कार्बन कार्बन बंधन केवल एकल होते हैं और हर कार्बन परमाणु अधिकतम संख्या हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कार्य का सूत्र क्या है, तो W बराबर Fs आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से, है ना, वहां वस्तु जो है बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो, उसे बोला जाता है कार्य। दूसरे शब्दों में कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो कहते हैं कि बल ने कार्य किया है। इस तरह से यह भौतिकी में होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो लोहा, तांबा और चांदी, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये जो धातुएं हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। तो नाइट्रिक एसिड लोहा, तांबा और चांदी जैसे धातुओं के साथ में अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरक एजेंट है जो आसानी से दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रा में। क्वेश्चन है हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है ना, तो लैंगिक अलैंगिक दोनों। तो इसमें देखिए लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह का जो प्रजनन है ये जनन है ये बेसिकली होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का प्रजनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से मुकुलन यानी कि बडिंग और विखंडन के द्वारा होता है। मुकुलन क्या है, तो ये हाइड्रा के शरीर पर छोटी छोटी कलियां बनती है जो बाद में छोटे जीवों में विकसित होती हैं। वो ये जो छोटे जीव हैं मूल शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। मुकुलन में मूल जीव के शरीर पर एक नया शुरू में छोटा जीव विकसित होता है, तो ये मुकुलन बेसिकली ये चीज होती है। विखंडन क्या है, तो हाइड्रा के शरीर पर कोई भी छोटा टुकड़ा एक पूर्ण विकसित जीव में विकसित हो सकता है, वो विखंडन होता है ना। तो मुकुलन और विखंडन आप दोनों अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है, किस प्रकार से, तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह से बेसिकली इसमें भी होता है ना। लैंगिक अलैंगिक प्रजनन की बात करें प्लेनेरिया में, अलैंगिक प्रजनन अनुप्रस्थ विखंडन या बाइनरी फिक्शन के जरिए होता है और इस प्रक्रिया में प्लेनेरिया अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है। कुछ समय बाद ये दोनों टुकड़े दो नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। और जो लैंगिक प्रजनन है तो प्लेनेरिया उभयलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर और मादा दोनों यौन ग्रंथियां होती हैं। ये गर्मी और सर्दी में अंडे देते हैं। गर्मियों के अंडे पतले खोल वाले होते हैं और पारदर्शी बेसिकली यहाँ पर होते हैं, जबकि जो सर्दियों के अंडे हैं ये आमतौर पर काले होते हैं। और प्लेनेरिया के अंडों का निषेचित करने के लिए दूसरे जो प्लेनेरियन के शुक्राणु की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, है ना, ये आपसे पूछना है। क्लोर अल्कली, तो क्लोर क्षार, है ना, प्रक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस C12 और हाइड्रोजन गैस H2, ये बेसिकली उत्पाद हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है। क्लोर क्षार प्रक्रिया आमतौर पर ब्राइन पर संचालित की जाती है जो सांद्र सोडियम क्लोराइड का जली घोल बेसिकली है। अगला क्वेश्चन है सोडिया अभिसमक, है ना, सोडा अभिसमन में NaHCO3, सोडा अभी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बनाए कि सोडा जो है अग्निशमन में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सोडा अग्निशमन में जो यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये क्यों होता है, तो क्योंकि ये एक कमज़ोर बेस है और जब इसे किसी एसिड के साथ मिलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए सोडा अग्निशमन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCHCO3 इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कमज़ोर बेस है और जब इसे किसी एसिड्स के साथ मिलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो गैस है आग पर ढक जाती है और आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है, जिससे आग जो है बुझ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका C12 का जो परमाणु द्रव्यमान है ये कितना है, तो ये 12 डाल्टन हो जाएगा, 12 डाल्टन। C12 यानी कार्बन -12, है ना, का परमाणु द्रव्यमान 12 डाल्टन होता है। तो कार्बन 12 का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक मानक है जिससे कभी न्यूक्लियोइड के परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीन जो हार्मोन से इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे बना था। तो ऑक्सीन
पौधों के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी एक हार्मोन है और ये कोशिका विभेदन लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सीन पौधों की जड़ों टहनियों के सिरे में पाया जाता है। ऑक्सीन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2+2D और -0.75D का समतुल्य लेंस पावर क्या होगा। तो ये जो होगा ये क्या होगा, देखिए +2D और -0.75D लेंस की समतुल्य लेंस पावर का पता लगाने के लिए आपको लेंस की क्षमता से जुड़ी कुछ बातें जाननी होंगी। सकारात्मक क्षमता वाले लेंस को अभिसारी या उत्तल लेंस कहा जाता है और नकारात्मक जो क्षमता वाला लेंस है उसको अपसारी या फिर अवतल लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संवेग का एसआई इकाई क्या है। तो एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग की एसआई इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। संवेग को रेखीय संवेग भी कहा जाता है और संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को दर्शाने वाला फॉर्मूला है W = Fs, है ना। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस बल, देखिए किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को दर्शाने वाला फॉर्मूला जो है W = F × D। यहाँ पर W जो है किया गया कार्य, F बराबर बल हो जाएगा आपका फोर्स और D बराबर आपका बल की दिशा यानी दिशा में विस्थापन आपका हो जाएगा। तो कार्य एक जो है सदिश राशि और इसकी जो इकाई है न्यूटन मीटर हो जाएगा या जूल, इसको ऐसा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका सूत्र पूछा है आपसे, F = G m है ना बटा r² आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है ये भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यह उल्टा होता है और यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की कोशिकाओं में बड़ी रसघानी पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है ना। पादप कोशिकाओं में रसघानियाँ जंतु कोशिकाओं की तुलना में बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसघानी होती है जिसे केंद्रीय रसघानी कहा जाता है और ये कोशिका के सामान्य आकार का 30 से 80% हिस्सा घेरती है। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो आप आज की आपकी एग्जाम में पूछे गए 3rd शिफ्ट में, 100% ऑथेंटिक है जो आपकी एग्जाम में पूछे गए, सीधे सीधे हमें बताए हैं। हम डेली बेसिस पर आपको 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है यही कवर करवाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वही हम आपको बताते हैं ताकि आप आगे की तैयारी को और अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाए। क्लियर है। तो ये चीज़ें थी, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, ये एसएससी जीडी के टेस्ट सीरीज है और ये एमपीएसआई के लिए स्पेशल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर जरूर से इनरोल आप कर लीजिएगा। क्लियर है। और ये पीडीएफ के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।